हम जो अपने पैसे बैंक में जमा कराते हैं उसका बैंक ऐसा तो क्या करती है जिससे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, प्लस इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है और हम गरीब बन सकते हैं। सो गाइज, ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि बैंक का बिजनेस मॉडल क्या होता है, बैंक पैसे कैसे कमाती है। तो बेसिकली बैंक 3 मेन सोर्सेस है उससे पैसा कमाती है। पहला सोर्सेस वो है कि जो हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं उसको बैंक मार्केट में लोन या इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे वो 15 से 20% का रिटर्न कमा लेती है। लेकिन उसके बदले में वो हमको सिर्फ सेविंग अकाउंट पे 4 से 5% का इंटरेस्ट देती है और एफडी पे 6% का इंटरेस्ट देती है। सो गाइस, इसी इन्वेस्टमेंट में बैंक 10% का रिटर्न कमा के इजीली अपना प्रॉफिट कर लेती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम जो बैंक में पैसे जमा कराते हैं उसको बैंक 100% यूज कर लेती है या उसके ऊपर भी कोई लॉ लगा है? सो गाइस, आरबीआई ने एक लॉ लगाया है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, यानी उसके अंडर आता है सीआरआर और एसएलआर, यानी कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन दो रेशियो में अगर हम कैश रिजर्व रेशियो देखें तो वो होता है 4.5% और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो देखें तो उसका होता है 18%। अगर इन दोनों को मिलाए तो वो होता है 22.5%। यानी अगर हम बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो उसका बैंक के पास 22.5% बैंक कैश के रूप में रिजर्व रहता है, यानी 22,500 रुपए बैंक अपने पास रखती है और बाकी का पैसा वो चाहे तो इन्वेस्ट कर सकती है या लोन के रूप में दे सकती है। लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है कि उसके पास 22.5% रिजर्व रखने चाहिए। तो वो आरबीआई ने लॉ इसलिए लगा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है गाइस, जो भी अपने डेबिटर है, जैसे कि हम जैसे लोग कभी बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो इन केस कभी ऐसी भी पॉसिबिलिटी बनती है जब हमको अर्जेंट में हमारे पैसे वापस चाहिए होते हैं, तभी बैंक के पास पैसे नहीं रहते और बैंक पूरा का पूरा क्रैश हो जाता है। ऐसा हाल ही में हुआ है यूएस में। यूएस के 2 बड़े बैंक सिलिकॉन वैली बैंक और यूएस रिपब्लिक बैंक क्रैश हो गए हैं जब सारे लोग एक साथ अपने पैसे वापस लेने चले गए और बैंक के पास पैसे नहीं थे। उसके कारण बैंक पूरा का पूरा क्रैश हो गया और उनको बैंक बंद करना पड़ा था। सो गाइज, उसकी वजह से आरबीआई ने स्ट्रिक्ट लॉ लगाया है पूरे बैंकिंग सिस्टम के अंदर, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। उसके अंदर उनको अपने पास 22.5% कैश रिजर्व ही रखना पड़ता है। सो गाइज, अब हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। सो गाइज, दूसरा सोर्सेस है सर्विसेज एंड चार्जेस। बेसिकली जो बैंक हमको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, एटीएम हो गया, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस सर्विस, उसका भी चार्जेस लेती है। सो गाइज, उससे भी बैंक कमा लेती है। तीसरा सोर्स है क्रेडिट कार्ड स्वाइप एंड मर्चेंट चार्जेस। अगर हम क्रेडिट कार्ड पे कुछ भी परचेज करते हैं और ईएमआई का ड्यू डेट चला गया और हमने ईएमआई नहीं भरा तो बैंक उसके ऊपर भी 15 से 20% का एक्स्ट्रा चार्जेस लगाता है, जिससे भी वो काफी बड़ा प्रॉफिट कमा लेता है। और दूसरा होता है मर्चेंट चार्जेस। अगर कोई भी मर्चेंट बैंक के पैसों को ट्रांसफर करता है तो उसको भी कुछ परसेंटेज बैंक को देने होते हैं। सो गाइज, बेसिकली बैंक 3 ऐसे मेन सोर्सेस है उससे पैसा कमा लेता है। अब गाइज, हम ये जानते हैं कि बैंक ऐसा तो क्या करती है जिससे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है और इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो बेसिकली हमने वो पिछला एग्जांपल देखा था कि 1 लाख रुपए हम बैंक में जमा कराते हैं तो उसका 22,500 रुपए बैंक अपने पास कैश रिजर्व रखता है और बाकी का लोन के रूप में देता है। तो हम वही एग्जांपल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने 1 लाख रुपए जमा कराए बैंक में, तो बैंक ने 22,500 अपने पास रख दिए और बाकी का जो 77,500 रुपीज था उसने एक मेरे दोस्त राहुल को लोन के रूप में दिया। अभी राहुल क्या करता है, उसी पैसे से आईफोन खरीदता है और वो पैसे गए आईफोन की बैंक के पास। फॉर एग्जाम्पल, आईफोन की बैंक है वो है HDFC बैंक। अभी उनके पास 77,500 रुपीज आ गए। उस पे भी फिर ये लो लगेगा, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग लो, जिसके अंडर वो भी 22.5% पैसे अपने पास रिजर्व रखेगा, बाकी का वो दूसरों को लोन के रूप में देगा। सो गाइस, ये चक्कर ऐसे ही घूमता रहता है और बैंक हमारे पैसे को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करती है और ऐसे ही हमारे पैसों को 4 गुना करके वो प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन उससे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है वो जानते हैं। तो बेसिकली जब भी बैंक हमारे पैसे को 4 गुना करके लोन के रूप में देगा, तब हम जैसे लोग या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगे वो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे और वो जैसे लोन लेंगे मार्केट में पैसा आएगा और मार्केट में पैसा आएगा तो किसी भी चीज का डिमांड बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगा प्लस सप्लाई कम होगा तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल से देखें, अगर हम एवरेज इन्फ्लेशन रेट निकालें 1960 से लेके 2021 तक का, तो वो है 7.5%, यानी 1960 से लेकर अभी तक इन्फ्लेशन 7,500% बढ़ा है। अगर हम 100 रुपए का प्राइस वैल्यू देखें तो 1960 में जिसका भी वैल्यू 100 रुपए था उसका आज वैल्यू हो गया 7,804 रुपए, यानी इन्फ्लेशन 7,500% इससे बढ़ा है। और जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उस मार्केट में महंगाई बढ़ती है। सो गाइस, इस सब के पीछे गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल आता है? तो बेसिकली गवर्नमेंट यानी आरबीआई जो सभी बैंकों का बॉस है
वो आरबीआई नए रूल्स लाती है जिसमें वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करती है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, जो लोग लोन लेते हैं वो लोग लोन कम लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेगा तो उनको इंटरेस्ट भी ज्यादा चुकाना पड़ेगा। उसके अलावा जो सेविंग अकाउंट पे 3-4% का रिटर्न मिलता है वो भी इंक्रीज होगा, तो लोग खर्चा करने से ज्यादा अपने पैसे को सेव ज्यादा करेंगे। इसकी वजह से मार्केट में कैश कम होगा और डिमांड भी कम होगी। उसकी वजह से सप्लाई और डिमांड का बैलेंस बना रहेगा और मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। सो गाइस, बेसिकली ये पूरा का पूरा चक्कर इकोनॉमी में चलता ही रहता है और मार्केट ऐसे ही चलता है। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।